हेलो एवरीवन, स्वागत है आप सभी का एरिया कोऑर्डिनेटर एंड कम्युनिटी कोऑर्डिनेटर की एमसीक्यूज प्रैक्टिस सेट में। और आपको पता है कि ये जो प्रैक्टिस सेट है वो आपकी जो सुबह की क्लास होती है उसी पे ये प्रैक्टिस सेट आधारित होता है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। ये प्रैक्टिस सेट भी आपकी जो आज सुबह की क्लास हुई है उस पर आधारित प्रश्न है। चलिए स्टार्ट करते हैं। पहला प्रश्न है कि बचत का प्राथमिक उद्देश्य क्या है। बचत का प्राथमिक उद्देश्य क्या है? एक बात मैं बता दूं कि यहाँ पे 20 प्रश्न आपको पता है और 20 में से आपने कितने प्रश्नों को सही किया है कमेंट में बताना ना भूलिएगा। बहुत अब तो शायद बता भी नहीं रहे, कोई बहुत कम लोग बता रहे हैं, एक या दो ही लोग हैं जो बता रहे हैं कि उन्होंने 20 में से कितने प्रश्नों को सही किया है। तो आपने जितने भी प्रश्नों को सही किया है कमेंट में ज़रूर बताइएगा। चलिए स्टार्ट करते हैं। कह रहा है कि बचत का प्राथमिक उद्देश्य क्या है। तो बचत का जो प्राथमिक उद्देश्य क्या होता है यानी प्राइमरी उसका पर्पस क्या है। तो अपने में खर्च करने यानी वर्तमान में खर्च करने के लिए पैसा रखना या भविष्य के लक्ष्यों और अप्रत्याशित खर्चों के लिए एक वित्तीय सुरक्षा का कवच है, या अल्पकालिक ज़रूरतों को पूरा करने के लिए ऋण पर निर्भरता है, या केवल निवेश से उच्च रिटर्न अर्जित करना है। तो आपको बचत क्या होता है? बचत का मतलब होता है सेविंग। सेविंग क्या होती है? जो जैसे मान लीजिए आपने आपका जो पॉकेट मनी मिला है उसमें से आपने जो कुछ पैसा बचाया वो क्या है? सेविंग्स में आती है। तो सेविंग्स का यूज़ कहाँ पे करते हैं? तो भविष्य के लक्ष्यों यानी ऑप्शन नंबर बी होगा, भविष्य के लक्ष्यों और अप्रत्याशित खर्चों के लिए एक वित्तीय सुरक्षा का कवच बनाता है। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर जो बी है इसका राइट जवाब होगा। बचत का प्राथमिक उद्देश्य क्या है? तो भविष्य में अगर यानी फ्यूचर में कभी आपको पैसे की ज़रूरत पड़ी और तत्काल पैसे आपको चाहिए, और तो अगर आपने सेव किया होगा यानी आपने कुछ पैसा सेव करके रखा होगा तो उसका आप यूज़ कर सकते हैं। अदरवाइज आपको क्या करना पड़ेगा? कर्ज लेना पड़ता है। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर बी इसका राइट जवाब है। अगला प्रश्न है कि एक व्यक्ति का क्रेडिट इतिहास क्यों महत्वपूर्ण है। जो क्रेडिट कार्ड का हिस्ट्री है वो क्यों महत्वपूर्ण है? तो पहला कह रहे हैं कि यह उनके बचत खाते में उपलब्ध धनराशि को दर्शाता है। दूसरा कह रहा है कि यह दर्शाता है कि वे कितनी जल्दी भविष्य में नौकरी पा सकते हैं। तीसरा कह रहा है कि यह ऋणदाताओं को उनकी उधार चुकाने की क्षमता और विश्वसनीयता का मूल्यांकन करने में मदद करता है। और चौथा कह रहा है कि यह भविष्य में उनके द्वारा कमाए जाने वाले ब्याज की मात्रा का निर्धारण करता है। तो आपने क्लास में देखा था, मैंने बताया भी था कि क्लास में जो कि क्रेडिट, अगर आपका जो क्रेडिट कार्ड है उसका जो हिस्ट्री है वो अगर बैलेंस वगैरह या जो आपने पैसा लिया और जो ऋणों की जो चुकौती आप टाइम पे करते हैं तो उससे क्या होता है कि जो क्रेडिट की हिस्ट्री होती है वो बेटर होती है। तो इसका क्या लाभ होता है? तो यह ऋणदाताओं को उनकी उधार चुकाने की क्षमता और विश्वसनीयता का मूल्यांकन करने में मदद करता है। तो ऑप्शन नंबर जो सी होगा ये इसका राइट जवाब होगा, ऑप्शन नंबर सी। अगला प्रश्न कह रहा है कि निम्नलिखित में से कौन सा ऋण का एक उदाहरण है। हाँ, एक मैं प्रश्न बता दूं कि किसी स्टूडेंट ने पूछा था कि क्या ये जो प्रश्न हुआ है ये तो अकाउंट से रिलेटेड है। देखिए अकाउंट से रिलेटेड है, मैं भी जानती हूँ, ठीक है, लेकिन आपका जो सिलेबस दिया हुआ है वहाँ पे दिया हुआ है कि बुक कीपिंग से रिलेटेड जो बेसिक जानकारी है वहाँ पे आपको होनी चाहिए, क्योंकि स्वयं सहायता समूह में जो मेंबर्स होते हैं उनमें भी अकाउंटिंग का प्रावधान है। ठीक है, तो आपका जो सिलेबस है इसमें स्वयं सहायता समूह, क्लस्टर लेवल फेडरेशन, ग्राम संगठन सभी हैं, तो उसमें भी अकाउंटिंग वगैरह होती है, तो उसी का प्रबंधन इसमें भी करना होता है। ठीक है, तो उसी पे इसीलिए ये जो अकाउंट से आपको लग रहा है लेकिन अकाउंट से नहीं है, आपका सिलेबस का पार्ट दिया हुआ है, अकाउंट के चैप्टर हैं इसमें। ठीक है, क्योंकि स्वयं सहायता समूह या कोई भी इंस्टीट्यूशन आप ले वहाँ पे भी अकाउंटिंग होती है, तो बेसिक जानकारी आपको इससे होनी चाहिए। चलिए प्रश्न में चलते हैं। कह रहा है कि निम्नलिखित में से कौन सा ऋण का एक उदाहरण है। तो एक बचत खाते में मासिक जमा, या वेतन से सीधे एक आपातकालीन निधि से पैसा ट्रांसफर करना, या घर खरीदने के लिए गिरवी यानी मोर्टेज यानी लोन लेना, या एक बचत खाते में अर्जित ब्याज। तो आपको पता है ऋण का मतलब होता है कर्ज लेते किस चीज़ के लिए लेते हैं? गाड़ी खरीदने के लिए, घर खरीदने के लिए, या ज़मीन वगैरह खरीदने के लिए, या अपनी जो अगर कोई फाइनेंशियल क्राइसिस हो गया है, किसी की हेल्थ खराब हो गई है, तो उसके लिए क्या लेते हैं आप? पैसा, लोन या ऋण लेते हैं। तो ऑप्शन नंबर जो सी होगा इसका राइट जवाब होगा, घर खरीदने के लिए यानी गिरवी के लिए, मोर्टेज लेने के लिए, ये क्या है? एक ऋण का उदाहरण है। तो ऑप्शन नंबर जो सी होगा इसका राइट जवाब होगा। अगले प्रश्न पे चलते हैं। अगला प्रश्न कह रहा है कि बचत खाते और ऋण के बीच क्या प्राथमिक अंतर है। ठीक है, बचत खाते और ऋण के बीच प्राथमिक अंतर क्या है ये बताना है। तो बचत में आप ब्याज कमाते हैं जबकि ऋण पर आप ब्याज का भुगतान करते हैं।
दूसरा कह रहा है कि बचत केवल अल्पकालिक लक्ष्यों के लिए होते हैं, जबकि ऋण क्या होता है, केवल दीर्घकालिक लक्ष्यों के लिए होते हैं। तीसरा कह रहा है कि बचत हमेशा जोखिम होता है, जबकि ऋण में कभी जोखिम नहीं होता है। और चौथा प्रश्न कह रहा है कि बचत ऋण पर निर्भर करती है, जबकि ऋण बचत पर निर्भर करता है। तो आपको पता है कि बचत खाते और ऋण खाते को हमने देखा था, ये क्या होते हैं। बचत का मतलब होता है सेविंग और ऋण का मतलब होता है आपने कर्ज लिया है। आप जब आपके पास पैसा होगा तो आपको कर्ज, मान लीजिए आपने कुछ सेविंग किया, पैसा रखा है आपने, और आपके फैमिली मेम्बर्स में या किसी कारणवश आपको पैसे की आवश्यकता पड़ गई, तो आप क्या करेंगे, अपने बचत का उपयोग कर सकते हैं, ठीक है। लेकिन जब आपके पास अगर बचत नहीं होगी, सेविंग नहीं होगी, तो आप क्या करेंगे, ऋण की तरफ जाएंगे। तो बचत में क्या होता है, बचत में आप ब्याज पाते हैं। मान लीजिए आपने कुछ पैसा सेव किया तो आप उसको फिक्स्ड डिपॉजिट या बैंक में जमा कर देते हैं। जबकि क्या होता है कि ऋण जब आप लेते हैं, यानी जब आप पैसा उधार लेते हैं, तो उसमें आपको इंटरेस्ट रेट चुकाना पड़ता है, ठीक है। तो ऑप्शन नंबर जो ए होगा इसका राइट जवाब होगा। बचत से आप ब्याज कमाते हैं, जबकि ऋण पर आप ब्याज का भुगतान करते हैं। तो ऑप्शन नंबर जो ए है इसका राइट जवाब है ऑप्शन नंबर ए। यहाँ पे अगला प्रश्न कह रहा है कि कौन सी वित्तीय आदत आपको एक अच्छा क्रेडिट इतिहास बनाने में मदद करेगी। जो अच्छा इतिहास बनानी, यानी कौन सी वित्तीय आदत ऐसी होगी जैसे आपका जो क्रेडिट कार्ड का स्कोर है वो, या आपके बैंक का जो स्कोर है, क्रेडिट स्कोर है, वो अच्छा बनेगा। तो पहला ऑप्शन कह रहा है कि अपने क्रेडिट कार्ड बिलों का केवल न्यूनतम भुगतान करके, या अपनी आय का 10% से अधिक बचत नहीं करना है, या तीसरा कह रहा है कि अपने समय पर आने वाले बिलों का भुगतान करना है, और चौथा कह रहा है कि जितना हो सके उतना क्रेडिट कार्ड के लिए आवेदन करना है। तो आपको पता है कि अच्छा क्रेडिट आपका कैसा स्कोर कैसा बनेगा, जब आप नियमित जो आपने लोन वगैरह लिया है या जो आपने पैसा उधार लिया है उस पर समय पर अपने बिलों का भुगतान करना है। जो ईएमआई वगैरह होती है उसका चुकौती क्या करना है, समय पर करना है। तो ऑप्शन नंबर जो सी होगा इसका राइट जवाब होगा ऑप्शन नंबर सी। आप भी साथ में प्रश्नों को करते हुए चलिए, ताकि एंड में आप बता सके कि आपने कितने प्रश्नों को सही किया है या कितने प्रश्नों को गलत किया है। या साथ में भी आप चल सकते हैं, जैसे ही पहला ऑप्शन या पहला आंसर क्वेश्चन आ रहा है, जैसे क्वेश्चन आ रहा है आप उसका आंसर कमेंट में पिन कर सकते हैं, ठीक है। अगला प्रश्न कह रहा है कि यदि किसी व्यक्ति ने कार खरीदने के लिए ऋण लिया है तो यह किस प्रकार के ऋण का उदाहरण है। तो रिवॉल्विंग यानी रिवॉल्विंग क्रेडिट है, असुरक्षित यानी अनसिक्योर्ड लोन है, या क्रेडिट लाइन है यानी क्रेडिट लाइन ऑफ क्रेडिट है, या किस्त ऋण होता है यानी इंस्टॉलमेंट लोन होता है। तो आपको पता है यदि आपने कार खरीदी है तो आप इंस्टॉलमेंट पे लेते हैं, ठीक है। आपको मंथली यानी ईएमआई पे लेते हैं और मंथली आपको कुछ पैसा क्या करना होता है, चुकाना होता है। तो ये क्या होता है, तो ऑप्शन नंबर डी होगा, किस्त ऋण यानी इंस्टॉलमेंट ऋण होता है। अब ये आपकी कार पे डिपेंड करेगा कि कार कितना महंगा है या सस्ता है, उसी के अनुसार आपका किस्त डिसाइड होता है, ठीक है। तो ऑप्शन नंबर जो डी है इसका राइट जवाब है, किस्त ऋण में आता है कार लोन। अगला प्रश्न कह रहा है कि बचत करने का सबसे प्रभावी तरीका क्या है, यानी सेविंग करने का सबसे प्रभावी यानी बेस्ट तरीका क्या होता है। तो केवल तभी बचत करना जब आपके पास महीने के अंत में अतिरिक्त पैसा हो, या सबसे पहले बचत को अपनी मासिक आय का हिस्सा बनाना, दूसरा अपना सभी पैसा नकद में रखना, और चौथा कह रहा है कि बचत के बजाय केवल क्रेडिट कार्ड का उपयोग करना, ठीक है। तो ऑप्शन ये आपके पास 4 हैं, आपने इसका जो राइट जवाब ढूंढ लिया होगा। आई होप आपको पता है कि जो बचत करने का सबसे प्रभावी तरीका क्या होता है। तो सबसे पहले अपनी बचत को अपनी मासिक आय का हिस्सा बनाना है, यानी आपने जो मंथली कमाया है या एक महीना में आपको कितना पैसा सेव करना है ये फिक्स्ड होना चाहिए, ठीक है। और जैसे ही पैसा आता है आपको क्या करना है, उसमें से उतना पैसा निकाल के अपनी सेविंग्स अकाउंट में डाल देना है, या जैसे भी आप सेव करते हैं वहाँ पे उसको रख देना है, ठीक है। तो ये सबसे बेटर तरीका होता है सेविंग का। तो ऑप्शन नंबर जो बी है इसका राइट जवाब होगा, सबसे पहले बचत को अपनी मासिक आय का हिस्सा बनाना। अगले प्रश्न पे चलते हैं। अगला प्रश्न कह रहा है कि क्रेडिट कार्ड का उपयोग करते समय आप किससे बचकर ब्याज शुल्क से बच सकते हैं, यानी किससे बचकर, अगर जैसे आप जब क्रेडिट कार्ड का यूज करते हैं तो अगर आपने टाइम पे पैसा नहीं चुकाया ना, तो आपको पता है उसमें भी शुल्क लगता है, यानी इंटरेस्ट देना पड़ता है। तो कैसे बचा जा सकता है, जो शुल्क है यानी जो इंटरेस्ट उस पर लगेगा, कैसे बच सकते हैं। तो केवल न्यूनतम भुगतान करके, या अपने मासिक बिलों का समय पर भुगतान न करके, या हर महीने अपने बिल का पूरा भुगतान करके, या अपने क्रेडिट लिमिट में 50% से अधिक खर्च न करके। तो आपको क्रेडिट कार्ड का जो बिल आता है उससे आप एक माध्यम होता है जिससे बच सकते हैं, वो होता है अपने मासिक बिलों का अपने हर महीने पर अपने बिल का पूरा भुगतान करके। जैसे उसमें एक क्रेडिट लाइन होती है
कि आपने मान लीजिए इतना पैसा खर्च किया, तो आपको इतना पैसा उस टाइम के आधार पर, उस जिस दिन से आपने खर्च किया उस दिन के बीच में जो आता है एक टाइम बाउंड मिलता है आपको, 1 महीने के अंदर आपको क्या करना होता है, उतना बिल का भुगतान करेंगे तो आपको पर कोई शुल्क नहीं लगेगा, यानी कोई चार्ज नहीं लगेगा। मान लीजिए आपने 10 तारीख को आज 10 तारीख को मान लीजिए आपने क्या किया कि क्रेडिट कार्ड का यूज़ करके शॉपिंग कर ली, ठीक है, क्रेडिट कार्ड का यूज़ करके शॉपिंग कर ली, डेट मान लीजिए आज 10 को कर लिया, ठीक है, कोई भी डेट ले सकते हैं आप, हालांकि आज 10 नहीं है, तो 10 को, आज तो 23 है, आज तो 23 सितंबर है, सॉरी 23 सितंबर नहीं है, आज जब आप क्लास अटेंड कर रहे हैं 23 सितंबर को ही क्लियर है, ठीक। तो मान लीजिए आज 23 सितंबर की आपकी क्लास है, और क्या होगा कि अगले, मान लीजिए आपने आज पैसा खर्च किया, तो अगले मान लीजिए आपको अगले 23 सितंबर से पहले 1 महीने का आपको टाइम मिलता है। अब वो डिपेंड करता है कि वो 28 दिन का टाइम दे रहे हैं, मंथली 28 ले रहे हैं, 30 ले रहे हैं, 31 ले रहे हैं। तो मान लीजिए आपको दे दिया कि 20 तारीख से पहले, अगले महीने की 20 तारीख से पहले आपको क्या करना है, अगर आपने टाइम पे भुगतान कर दिया, जितना आपने खर्च किया उतना फिर से अपने अकाउंट में, क्रेडिट कार्ड में उतना डिपॉजिट कर दिया, तब तो आपको कोई शुल्क नहीं देना पड़ेगा, यानी एक्स्ट्रा जो इंटरेस्ट है वो नहीं चुकाना पड़ेगा। लेकिन जैसे ही वो टाइम 20 से 21 हुआ, आपको उस पर इंटरेस्ट देना पड़ेगा। अब वो इंटरेस्ट वो डिसाइड करता है, क्रेडिट कार्ड डिसाइड करता है, क्रेडिट कार्ड कंपनी या बैंक डिसाइड करता है कि कितना आपको देना पड़ेगा। तो इससे बचने का एक ही तरीका है, आपको टाइम पे भुगतान करना होगा, यानी समय से पहले आपको अगर भुगतान कर दिया, हर महीने का अपना जो बिल है उस पर भुगतान कर दिया, तो आपको कोई भी शुल्क नहीं देना पड़ेगा, ठीक है, और आपका काम भी हो जाएगा, जो पैसे की ज़रूरत है वो भी पूरी हो जाएगी। अगला प्रश्न कह रहा है कि एक अच्छी आपातकालीन निधि बनाने के लिए आपको अपनी मासिक आय का कितना हिस्सा बचत करने का लक्ष्य रखना चाहिए। एक अच्छी आपातकालीन निधि बनाने के लिए यानी इमरजेंसी के लिए एक फंड इकट्ठा करने के लिए आपको कितनी अपनी मासिक आय में से बचाना चाहिए, कितना बचाने का लक्ष्य रखना चाहिए। तो 10 से 15% रखना चाहिए, कम से कम 3 महीने से 6 महीने के रहने के खर्च के लिए, या 1 वर्ष के रहने के खर्च के लिए, या आपकी सभी आय। तो जो सबसे बेस्ट तरीका होता है, या सबसे जो बेस्ट चीज़ होती है आपातकालीन समय के लिए, एक आपको पता नहीं है कि आज आपकी सिचुएशन ख़राब हुई तो कितने टाइम तक रहेगी, तो आपकी जो सेविंग्स होनी चाहिए लगभग 6 महीने तक का खर्च, यानी 6 महीने तक आप सर्वाइव कर सके, इतना आपके पास सेविंग्स होनी चाहिए। आपकी फैमिली 6 महीने तक सर्वाइव कर सके, इतना आपके पास पैसा होना चाहिए। तो कम से कम 3 से 6 महीने के लिए रहने का खर्च आपके पास आपकी सेविंग्स में होनी चाहिए, ठीक है। तो जिससे क्या होगा कि मान लीजिए कोई ऐसी स्थिति आ गई कि या आपका जॉब चला गया, या कोई ऐसी फाइनेंशियल क्राइसिस आ गई जिसकी वजह से आपका जो मंथली इनकम है वह रुक गया, तो आपके पास इतना सेव होना चाहिए कि आपकी जो फैमिली है अगले 6 महीने तक सर्वाइव कर सके बिना किसी कर्ज के। तो ऑप्शन नंबर जो बी होगा इसका राइट जवाब होगा। अगले प्रश्न पे चलते हैं। अगला प्रश्न कह रहा है कि ऋण के संबंध में क्रेडिट लिमिट का क्या अर्थ होता है। जो क्रेडिट लिमिट होती है, आपको पता है कि एक क्रेडिट कार्ड की लिमिट होती है कि आपको इतना ही खर्च करना है 1 महीने के अंदर, ठीक है। तो उस लिमिट का क्या मतलब है, तो ऋणदाता द्वारा निर्धारित अधिकतम राशि जिसे आप उधार ले सकते हैं, या वह न्यूनतम राशि जिसका उपयोग आप हर महीने का भुगतान करना होता है, या आप जो ब्याज अर्जित करते हैं, या ऋण को चुकाने की कुल अवधि। तो क्रेडिट जो लिमिट का मतलब होता है कि वह न्यूनतम राशि जिसका उपयोग आप हर महीने भुगतान करना होता है, ठीक है। सॉरी, ये तो भुगतान करना होता है ना, वो लिमिट होता है। लिमिट का मतलब होता है कि ऋणदाता द्वारा निर्धारित अधिकतम राशि जिसे आप उधार ले सकते हैं, ठीक है। जैसे आपके ज़्यादातर जो मिनिमम साइज़ के जो कहे कि जो क्रेडिट कार्ड्स होते हैं उन पे 2 लाख रुपए तक का खर्च का वो आता है। और वो क्रेडिट कार्ड पे डिपेंड करता है कि उसकी लिमिट कितनी बढ़ाई गई है, ठीक है। 2 लाख मिनिमम कम से कम आता है कि आप 2 लाख रुपए खर्च कर सकते हैं 1 महीने। तो ये ऋणदाता यानी क्रेडिट कंपनियां डिसाइड करती हैं कि आपके जो अधिकतम लिमिट है, यानी आपके कार्ड की लिमिट कितनी है, ठीक है। चाहे एटीएम में भी आप देखा होगा कि जो कार्ड स्वाइप करने की लिमिट होती है कि 1 महीने में आप 3 से 4 बार कार्ड स्वाइप कर सकते हैं। उससे ज़्यादा आप करेंगे तो उस पर क्या होता है कि आपको कुछ पैसा आपका क्या होता है कि आपके बैंक अकाउंट से कटने लगता है, ठीक है। तो ऐसे में भी ऐसा होता है, ऋणदाता द्वारा यानी क्रेडिट कार्ड कंपनी द्वारा निर्धारित करते हैं कि आप कितनी राशि 1 महीने में उधार ले सकते हैं। तो ऑप्शन नंबर ए इसका राइट जवाब है, ठीक है, ऑप्शन नंबर ए। अगला प्रश्न कह रहा है कि आपकी बचत पर अर्जित ब्याज यानी इंटरेस्ट क्या दर्शाता है।
तो उधार लेने के लिए आपको जो राशि चुकानी होगी, या आपके पैसे के उपयोग के लिए बैंक आपको जो राशि देता है। दूसरा, आप जो टैक्स देते हैं। तीसरा, वह शुल्क जो आप एटीएम से पैसा निकालने के लिए देते हैं। तो ब्याज जो अर्जित करते हैं, आपने मान लीजिए आपने बैंक में आपने कुछ पैसा आपके बैंक अकाउंट में है, तो क्या करता है, अगर आप यूज़ नहीं करते हैं तो उस पर क्या करता है, बैंक जो होता है कुछ इंटरेस्ट उस पर देते हैं, यानी कुछ पैसे उसमें ऐड करता है। तो ऑप्शन नंबर इसका बी राइट जवाब होगा। आपके पैसे के उपयोग के लिए बैंक आपको जो राशि देता है, क्योंकि आपने जो पैसा जमा किया है आप उसका यूज़ तो नहीं कर रहे, लेकिन वो क्या कर रहा है, बैंक क्या करता है, उस पैसे को उसका यूज़ करते हैं, वो अन्य व्यक्तियों को लोन देने के लिए उसका यूज़ करते हैं, और उस लोन से जो पैसा कमाता है उसी में से आपको भी कुछ हिस्सा वो इंटरेस्ट के रूप में देता है। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर जो बी है इसका राइट जवाब है, ऑप्शन नंबर बी। अगला प्रश्न कह रहा है कि आपातकालीन निधि यानी इमरजेंसी फंड रखने का सबसे महत्वपूर्ण कारण क्या है, यानी सबसे जो इम्पोर्टेंट रीज़न होता है इमरजेंसी फंड का रखने का, वो क्या होता है। तो यह आपको उच्च ब्याज वाले निवेशों में पैसा लगाने की अनुमति देता है, या दूसरा, यह आपको बिना सोचे समझे खरीदारी करने की अनुमति देता है। तीसरा, यह आपको बिना कर्ज लिए अप्रत्याशित खर्चों जैसे नौकरी के छूट को और पूरा करने में मदद करता है। और चौथा कह रही है, आपको अपनी पसंद का क्रेडिट कार्ड पाने में हेल्प करता है। तो आपको पता है जो इमरजेंसी होती है, इमरजेंसी फंड जो होता है उसका क्या कर सकते हैं, तो आपको बिना कर्ज लिए अप्रत्याशित खर्चों जैसे नौकरी छूटने या किसी इमरजेंसी के लिए आपको क्या होता है, आपको पूरा करने में मदद करते हैं। ठीक है, जब भी आपके पास अगर सेविंग्स होगी तो जैसे ही किसी अचानक अगर आपके पास पैसे की ज़रूरत आ गई तो उसका आप यूज़ कर सकते हैं, अदरवाइज़ आपको क्या करना पड़ता है कि कर्ज लेना पड़ता है। तो बिना कर्ज लिए आपको अप्रत्याशित जो खर्चे हैं, अचानक जो खर्चे आते हैं, उनका वहन करने में ये हेल्पफुल होते हैं। तो आपातकालीन निधि या इमरजेंसी फंड या आपकी जो सेविंग्स होती है इसी काम का यूज़ करते हैं। ठीक है, अगला प्रश्न कह रहा है कि एक अच्छा क्रेडिट स्कोर का लाभ क्या है। तो आप बिना ब्याज के पैसे उधार ले सकते हैं। दूसरा, बैंक आपको बचत खाते पर अधिक ब्याज देगा। तीसरा, यह आपको ऋण और क्रेडिट कार्डों पर कम ब्याज दर प्राप्त करने में मदद करता है। और चौथा, यह आपकी आय को बढ़ाता है। तो आपने देखा जो अच्छा क्रेडिट कार्ड का जो लाभ होता है वो क्या होता है, ऑप्शन नंबर सी हो गई। यह आपको ऋणों और क्रेडिट कार्डों पर कम ब्याज दर में प्राप्त करने में मदद करता है। ठीक है, ऑप्शन नंबर सी इसका राइट जवाब है। अगला प्रश्न कह रहा है कि निम्नलिखित में से कौन सा अच्छे ऋण का एक उदाहरण है, यानी ऋण भी दो प्रकार के होते हैं, एक अच्छा ऋण होता है, एक बुरा ऋण होता है। अच्छा ऋण में क्या होता है कि जब आप किसी अच्छे काम के लिए ऋण लेते हैं, जैसे अभी आप देखेंगे कैसे कि कह रहे हैं कि अच्छा ऋण का उदाहरण क्या है, तो एक क्रेडिट कार्ड का उपयोग कपड़े खरीदने के लिए करना। दूसरा, बिना योजना के छुट्टियों पर जाने के लिए ऋण लेना, या उच्च ब्याज वाले उपभोक्ता ऋण का उपयोग करके कार खरीदने के लिए, या शिक्षा या व्यवसाय में निवेश करने के लिए। तो जो अच्छा ऋण होता है वो एजुकेशन के लिए या किसी की हेल्थ के लिए आप पैसा ऋण लेते हैं, जैसे कोई व्यक्ति बीमार पड़ गया और आपको पैसे की ज़रूरत है, तो जब उस टाइम पे आप ऋण लेंगे तो वो अच्छा क्रेडिट यानी अच्छा ऋण माना जाता है। वहीं आप अपनी शिक्षा या व्यवसाय या बिजनेस स्टार्ट करने के लिए ऋण लेते हैं तो वो भी अच्छा माना जाएगा। जबकि आप घर खरीदने, कार खरीदने या अपनी दैनिक ज़रूरतों के लिए या छुट्टियों के लिए जब आप कर्ज लेते हैं तो वो अच्छा ऋण नहीं माना जाता है। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर जो डी है इसका राइट जवाब है, ऑप्शन नंबर डी। अगला प्रश्न कह रहा है कि एक बजट का बचत और ऋण प्रबंधन में क्या अंतर होता है। एक जब हम बजट बनाते हैं तो उसमें जो बचत होता है और ऋण का प्रबंधन करने में प्रबंधन में क्या कार्य है। तो यह केवल अपने खर्चों को ट्रैक करता है और अपनी बचत को नहीं करता। दूसरा, यह अपने खर्चों की क्षमताओं को सीमित करता है और अपने बचत करने से रोकता है। तीसरा है, यह योजना बनाने में मदद करता है कि अपनी आय को कैसे आवंटित करें ताकि बचत और ऋण भुगतान दोनों की प्राथमिकता दी जा सके। और चौथा कह रहा है कि इसका बचत ऋण से कोई संबंध नहीं है। तो जो बजट का जो एक कंसेप्ट आता है और ऋण प्रबंधन में वो होता है ऑप्शन नंबर सी। यह आपको यह योजना बनाने में मदद करता है कि अपनी आय को कैसे आवंटित करें ताकि बचत और ऋण भुगतान दोनों की प्राथमिकता दी जा सके। ठीक है, जैसे मान लीजिए कि कोई इमरजेंसी आई, आपने लोन लिया, ठीक है, तो अब आपकी जो मंथली सैलरी आ रही है उसमें से आपको लोन भी चुकाना है, प्लस में अपनी सेविंग्स भी करनी है ताकि जो इन फ्यूचर फिर ऐसी कंडीशन ना आए और आपका जो आपने लोन लिया है उसको भी चुका दे। तो ये दोनों को मैनेज करने में हेल्पफुल होता है। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर सी इसका राइट जवाब है। अगला प्रश्न कह रहा है कि एक सुरक्षित ऋण यानी सिक्योर लोन और एक असुरक्षित ऋण यानी असिक्योर लोन के बीच क्या अंतर होता है।
तो कह रहा है कि यह सुरक्षित ऋण का उपयोग केवल एक व्यवसाय के लिए किया जा सकता है, जबकि असुरक्षित ऋण का उपयोग केवल व्यक्तिगत खर्चों के लिए किया जा सकता है। दूसरा कह रहा है कि सुरक्षित ऋण के लिए पार्श्विक यानी समपार्श्विक कोलेटरल की आवश्यकता होती है, जबकि असुरक्षित ऋण के लिए नहीं। तीसरा है सुरक्षित ऋण का उपयोग किसी भी उद्देश्य के लिए किया जा सकता है, जबकि असुरक्षित ऋण का उपयोग केवल शिक्षा के लिए किया जा सकता है, और सुरक्षित ऋण पर हमेशा अधिक ब्याज होती है। तो जो एक असुरक्षित ऋण और सुरक्षित ऋण के बीच जो अंतर होता है उसका मतलब होता है कि सुरक्षित ऋण यानी ऑप्शन नंबर बी होगा, सुरक्षित ऋण के लिए संपार्श्विक यानी कोलेटरल की आवश्यकता होती है, जबकि असुरक्षित ऋण के लिए कोलेटरल की आवश्यकता नहीं होती है। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर बी जो है, यानी जो एक तरह से कहें एक रीजन की ज़रूरत होती है, जैसे कोई बीमार पड़ेगा तभी आप लोन लेंगे, तो ये क्या है, सुरक्षित ऋण का प्रमाण है। ठीक है, लेकिन असुरक्षित ऋण यानी आप किसी भी चीज़ के लिए, किसी भी खर्च के लिए पैसा आप अगर उधार ले रहे हैं तो वो असुरक्षित में आता है। ठीक है, अगला प्रश्न है कि कम उम्र में बचत शुरू करने का क्या लाभ है, यानी जो टीनर एज वगैरह है या कम उम्र में बचत अगर आप करते हैं तो इसका क्या लाभ होता है। तो आप जल्दी से बहुत सारे क्रेडिट कार्ड पा सकते हैं, या आप चक्रवृद्धि ब्याज की शक्ति का लाभ उठा सकते हैं, जिससे आपके पैसे समय से तेजी से बढ़ते हैं, या आपको भविष्य में अधिक ऋण लेने के लिए मजबूर करता है, या आपको कम ब्याज दर देता है। तो आप अगर कम उम्र में बचत करते हैं तो उससे आपको क्या लाभ होगा, ऑप्शन नंबर बी इसका राइट जवाब होगा। आप चक्रवृद्धि ब्याज की शक्ति का लाभ उठा सकते हैं, जिससे आपके पैसे समय के साथ तेजी से बढ़ेंगे। चक्रवृद्धि ब्याज में क्या होता है, आपको इंटरेस्ट पे इंटरेस्ट मिलेगा। जैसे मान लीजिए कि आपने 1,000 रुपये जमा कराया और 5% इंटरेस्ट रेट पे जमा कराया, तो जो पैसा मिलेगा उसी को भी इसमें ऐड कर लिया जाएगा, यानी जो इंटरेस्ट रेट आया 50 रुपये जो उस पर आपको ब्याज मिला, चक्रवृद्धि ब्याज मिला, ये भी जुड़ जाएगा, यानी अब आपके पास 1,050 रुपये हो गया और इस पर आपको इंटरेस्ट मिलेगा। यानी इंटरेस्ट को भी इंटरेस्ट में जोड़कर, यानी आपके जो क्रेडिट जो आपका मूलधन है उसमें भी आपके ब्याज को जोड़कर उस पर ब्याज मिलता है। तो ब्याज का ब्याज, या आप इसको ईजिली कब समझते हैं, जैसे आपका बिजली का बिल आता है उस पर जो होता है चक्रवृद्धि ब्याज लगा होता है। अगर आपने अगले महीने का बिल नहीं भरा तो उसका जो इंटरेस्ट रेट आएगा प्लस उस पर भी आपको ब्याज देना पड़ता है। ठीक है, तो इसलिए ब्याज का ब्याज इस पर लगता है। तो ये अगर कम उम्र में आप, या आपके पास अगर पैसा अच्छा खासा है तो आप जब सेव करते हैं तो उस पर ब्याज के रूप में आप डाल सकते हैं। ठीक है, अगला प्रश्न कह रहा है कि क्रेडिट उपयोग अनुपात यानी क्रेडिट यूटिलाइजेशन रेशियो क्या है। तो आपके सभी ऋणों का कुल योग है, आपकी कुल आय का प्रतिशत जो आप हर महीने बचाते हैं, या आपके क्रेडिट लिमिट का वह प्रतिशत जो आप हर महीने उपयोग कर रहे हैं, या आपकी वह ब्याज जो आप अपने ऋणों पर कमाते हैं। तो क्रेडिट उपयोग का अनुपात का मतलब होता है कि क्रेडिट लिमिटेड का वह प्रतिशत जो आप उपयोग कर रहे हैं, यानी आपकी जो क्रेडिट कार्ड लिमिट है उतना ही आपका उपयोग करना होगा। ठीक है, तो वही क्रेडिट कार्ड की उपयोगिता होती है। तो ऑप्शन नंबर जो सी है इसका राइट जवाब होगा। अगला प्रश्न कह रहा है कि उच्च कर्ज से आय अनुपात यानी डेब्ट टू इनकम रेशियो का क्या मतलब है। आप अपनी आय की कुल तुलना में बहुत कर्ज ले सकते हैं। दूसरा, आप अपनी आय की तुलना में बहुत अधिक कर्ज लेते हैं जो जोखिम भरा हो सकता है। तीसरा है आप बहुत अधिक पैसा बचा रहे हैं, या चौथा है आपके पास कोई कर्ज नहीं है। तो डेब्ट टू इनकम रेशियो का मतलब होता है कि आप अपनी आय की तुलना में बहुत अधिक कर्ज ले रहे हैं जो जोखिम भरा हो सकता है। मान लीजिए आप महीने में 10,000 कमाते हैं और आपने क्या किया है कि 10 लाख का लोन ले लिया है, या 5 लाख का लोन ले, या 1 लाख का भी लोन ले लिया है आपने अगर, तो क्या है वो आपकी जो अर्निंग करने की क्षमता है, तो आपको इसको चुकाने में, मान लीजिए 1 लाख ही आपने लोन लिया है, 1 लाख रुपए ही आपने लिया है, तो अब आप कमाते हैं 10,000, आपको चुकाना है इसको, तो आप कितना पैसा चुका पाएंगे। आपको आपकी अपनी दैनिक ज़रूरतें भी तो हैं, आपके परिवार के खर्चे हैं, आपके खर्चे भी तो हैं, तो आपको इसको कैसे मैनेज करेंगे। तो यही होता है कि उच्च कर्जदार में क्या होता है कि आप क्रेडिट डेब्ट में फंस जाते हैं। तो ऑप्शन नंबर जो बी है इसका राइट जवाब है। और आज का हमारा ये अंतिम प्रश्न है, कह रहा है कि निम्नलिखित में से कौन सा बचत खाता रखने का एक लाभ नहीं है। बचत खाता रखने का क्या लाभ नहीं है। तो ये आपके पैसे को सुरक्षित रखता है। दूसरा, ये आपको पैसे पर ब्याज कमाने की अनुमति देता है। तीसरा, ये आपको बिना ब्याज के पैसे उधार लेने की अनुमति देता है। चौथा, ये आपको आपात स्थिति के लिए पैसा रखने में मदद करता है। तो यहाँ पे ध्यान रखना है कि लाभ नहीं है,
तो इसमें 3 लाभ है और 1 नहीं है, तो लाभ तीसरा कौन सा नहीं है, तो यह आपको बिना ब्याज के पैसा उधार लेने की अनुमति देता है। ऐसा नहीं है, अगर आपका बचत खाता है, सेविंग अकाउंट है, तो आपको सेविंग अकाउंट हो, क्रेडिट अकाउंट हो, कोई भी अकाउंट हो, आपको जब भी आप पैसा लोन लेंगे तो उसमें आपको इंटरेस्ट रेट चुकाना पड़ता है। तो ऑप्शन नंबर सी इसका नहीं होगा, इसका लाभ ये नहीं है। ये तीनों जो है इसके लाभ में आएंगे, लेकिन ये इसका लाभ नहीं है, सी। तो ऑप्शन नंबर जो सी है इसका राइट जवाब होगा। तो ये हमारे 20 प्रश्न खत्म हो चुके हैं। अब आपको बताना है कि आपने 20 में से कितने प्रश्नों को सही किया है और कितने प्रश्न आपके गलत हुए हैं। और अगर प्रश्नों की आपकी संख्या, जो गलत होने की संख्या ज़्यादा है, तो फोकस करिए, रिवीजन करिए, जो भी आपने क्लास अटेंड किया है, जो भी आपने नोट्स बनाए हैं उसको बार बार रिवाइज कीजिए और बार बार प्रैक्टिस कीजिए, ताकि जो प्रश्न की जो समझ होती है एक प्रश्न को सॉल्व करने की, किन पॉइंट्स को मिस कर रहे हैं, वो सारी चीज़ों को देखिए, खुद को एनालाइज कीजिए, प्रश्नों का एनालाइज कीजिए। जो क्लास बनाते हैं या क्लास जो अटेंड करते हैं उस पर फोकस रखिए, जो मेन पॉइंट्स होते हैं वहाँ पे फोकस रखिए, ताकि आप के जो प्रश्न हैं वो सॉल्व हो। ठीक है, तो आई होप आज की क्लास आपको अच्छी लगी हो। क्लास कैसी लगी ये कमेंट में ज़रूर बताइएगा। मिलते हैं अगली क्लास में गाइस, तब तक के लिए धन्यवाद।